नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माई एक्सीलेंस पर। तो जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हो कि चुनौती हिमालय की, तो हमारे सामने भी आज एक चुनौती है। आज इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं हम वो कितनी आसान भाषा में आपको याद करवा सकते हैं, वो आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करें। तो आइए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये स्क्रीन पे बच्चों आपको दिख रहा है कि लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऊपर दिए भारत के नक्शे में ढूंढो कि लद्दाख कहाँ है और तुम्हारा घर कहाँ है। तो चलिए नक्शे को ले आते हैं। तो ये है हमारा भारत का मैप। तो इसमें आपको जवाब देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों कि लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य कहाँ है? ये वाला आप कर्सर को देख सकते हैं, ये जो घूम रहा है ये क्या है? जम्मू और कश्मीर है। तो यहीं पर कहीं आपको लद्दाख भी दिख रहा होगा। ऊपर दिए भारत के नक्शे में ढूंढो कि लद्दाख कहाँ है और तुम्हारा घर कहाँ है। तो ये देखिए बच्चे, ये जो कर्सर घूम रहा है तो ये है लद्दाख, जिसे आप लेह लद्दाख बोलते हैं। देखिए ये जो कर्सर रुका हुआ ये है लेह, और जो इधर जो दिख रहा है ये है लद्दाख। जो हमारा चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है वो इसी एरिया पे चल रहा है। जो ये वाला एरिया है उसको हम LAC, जो ये यहाँ से गुजर रही है ना, ये इसके इधर से, ये यहाँ से गुजर रही है, ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसके पास हमेशा चाइना के साथ हमारा कुछ ना कुछ डिस्प्यूट रहता है। तो ये है बच्चों लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में। तो अब ये कहता है कि आपका घर कहाँ है। आप अगर मान लीजिए रांची से हैं, झारखंड से हैं, तो ये देखिए ये इधर रांची है, ये इधर रांची है, ये दिख रहा होगा आपको, धनबाद रांची लिखा हुआ दिख रहा है ये भारत के नक्शे में। तो यहाँ पर आपका घर हो सकता है। या मान लीजिए आप दिल्ली से हैं तो ये आपका यहाँ पर घर हो सकता है। या फिर आप मान लीजिए कहीं और से हैं, हरियाणा से हैं, तो ये दिल्ली से जस्ट इधर लेफ़्ट साइड में ये पूरा हरियाणा है बच्चों। तो यहाँ पर आप हरियाणा में कहीं भी आपका घर हो सकता है। तो आप इतनी दूरी पर ये देख सकते हैं। रांची वाले बच्चे देखो लेह लद्दाख से कितनी दूरी पर हैं और दिल्ली वाले कितना नज़दीक हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, अनुमान लगाओ कि तुम जहाँ रहते हो वहाँ से लद्दाख पहुँचने में कितने दिन लग सकते हैं और वहाँ किन किन जरियों से पहुँचा जा सकता है। मतलब पहुँचने के लिए कितना समय लग सकता है और कैसे कैसे, मतलब जहाज़ से, भाई ट्रेन से या बस से या कोई और दूसरी चीज़ से कैसे पहुँचा जा सकता है। मान लीजिए आप रांची के रहने वाले हैं तो यहाँ से प्लेन उड़ता है, यहाँ लद्दाख लेकर जाएगा आपको। तो यहाँ भी एयरपोर्ट है लेह में। तो इससे आपको लगभग रांची से वहाँ जाने में 3 घंटे मान के चलिए, 3 से 4 घंटे आपको लग सकते हैं अगर आप जहाज़ से यात्रा करते हैं। और अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ट्रेन से आप कम से कम लगभग 36 से 40 घंटे, इससे भी ज़्यादा ही लग सकते हैं, कम से कम 40 घंटे या इससे ज़्यादा आपको लग जाएंगे। और अगर मान लीजिए आप दिल्ली में रहने वाले हैं तो और आप फ़्लाइट लेके यहाँ जाते हैं तो आप लगभग 1.5 से 2 घंटे में आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और अगर आप ट्रेन से जाते हैं दिल्ली से ले तो यहाँ भी आपको लगभग 24 घंटे के करीब ज़रूर लग जाएगा समय। तो जहाँ भी आप रहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए कोई यहाँ साउथ में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, गोवा में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, तो आप फ्लाइट से कम मान के चलिए 4 घंटे, 4 से 5 घंटे, 4 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। और आप ट्रेन की अगर बात करते हैं तो ट्रेन में आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे वहाँ पर साउथ से यहाँ इधर जाने में। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। किताब के शुरू में तुमने तिब्बती लोक कथा राख की रस्सी पढ़ी थी, नक्शे में तिब्बत को ढूंढो। तो हमने बिल्कुल पहला ही पाठ पढ़ा था राख की रस्सी, उसमें तिब्बत के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई थी। तो ये तिब्बत है कहाँ? तो ये देखो बच्चों, ये जो हमारी जो बाउंड्री है, भारत के नक्शे की जो बाउंड्री है, ये इधर नेपाल, ये भूटान, इससे ऊपर जो ये एरिया देखिए, ये
कर्सर जो घूम रहा है, आपको सामने लिखा भी दिख रहा है चाइना के नीचे तिब्बत, ये पूरा तिब्बत का हिस्सा है। इसको चाइना ने हथियार रखा है, अपने कब्जे में ले रखा है। तो ये है तिब्बत बच्चों। तो आप नक्शे में देखेंगे तो ये अब चाइना का हिस्सा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो आपको कर्सर घूमता हुआ दिख रहा है ना, तो ये तिब्बत का हिस्सा है। तो आप ऐसे इसको जान सकते हैं। अगर आप जहाँ भी रहते हैं आप इस नक्शे में अपने राज्य को ढूंढ सकते हैं। दिल्ली यहाँ पर है, ये इधर हरियाणा चंडीगढ़ है, ये ऊपर पंजाब है, ये इधर जम्मू कश्मीर आ गया। तो ऐसे आप यहाँ पर, ये इधर उत्तर प्रदेश है, कानपुर प्रयागराज, ये इधर झारखंड है, फिर इधर ये पटना बिहार दिख रहा है, ये इधर पश्चिम बंगाल है जो बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। तो ये छोटा सा नेपाल भूटान के बीच में ये सिक्किम है। तो आप कोई भी जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 में से आपको सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कूली ने मातायन और अमरनाथ के बीच की दूरी कितनी बताई थी। ये मातायन भी एक जम्मू कश्मीर में इधर लद्दाख साइड एक जगह का नाम है, और अमरनाथ भी एक जगह का नाम है। अमरनाथ यात्रा करते हैं बहुत सारे लोग। तो कूली ने मातायन और अमरनाथ के बीच की कितनी दूरी बताई थी। पाठ में आपने पढ़ा है 10 मील, 8 मील, 6 मील, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही जवाब होगा सेकंड ख, 8 मील। कूली ने मातायन और अमरनाथ के बीच की दूरी 8 मील बताई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 8 मील। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेहरू जी पहाड़ पर चढ़ने से पहले किस अंग में रस्सी बांध कर तैयार हुए। मतलब उन्होंने कहाँ पर रस्सी बांधी हुई थी, पैरों में, हाथों में, गर्दन में या कमर में। तो इसका सही जवाब होगा कमर में। कहाँ पर रस्सी बांधी हुई थी उन्होंने, कमर में। तो आगे बढ़ते हैं। खाई में गिरने के बाद नेहरू जी को रस्सी कसकर पकड़े रहने की हिदायत किसने दी थी भाई। उनके चचेरे भाई ने, किशन ने, कूली ने, या सब ने मिलकर। तो हमारा सही जवाब होगा उनके चचेरे भाई ने। उनको आवाज़ लगाई थी कि आप रस्सी को कसकर पकड़े रहिएगा, हम आपको ऊपर खींच लेंगे। तो इसका सही जवाब होगा क। तो आगे बढ़ते हैं। नेहरू जी के खाई से बाहर आने के बाद उनके भाई ने किसका शुक्रिया अदा किया भाई। तो किशन का, कूली का, क और ख दोनों, अर्थात किशन और कूली दोनों का, या फिर ईश्वर का। तो अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें नेहरू जी के खाई से बाहर आने के बाद उनका जो भाई था, चचेरा भाई, उसने भगवान का धन्यवाद किया था, भगवान का शुक्रिया अदा किया था कि हे भगवान तुमने जान बचा ली, हे ईश्वर तुमने जान बचा ली। तो इसका सही जवाब होगा घ, ईश्वर का। किसका, ईश्वर का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये स्क्रीन पे ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जवाहरलाल जी किसके साथ घूमने गए थे। ममेरे भाई के साथ, पत्नी के साथ, चचेरे भाई के साथ, या बेटे के साथ। तो आपने पाठ में पढ़ा है, यहाँ पहले भी आया है, किसके साथ गए थे, चचेरे भाई के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किशन कौन था। ये आपने पाठ अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से बता पाएंगे। गडरिया था, लोहार था, किसान था, या कुली था। अगर आपने पाठ में पढ़ा है तो जब नेहरू जी और जो दो कुली लोग थे और उनका चचेरा भाई जब अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार होते हैं तो किशन भी अपनी भेड़ों को अपनी बेटी के सहारे छोड़ के उनके साथ चलने के लिए कहता है। तो किशन कौन था, एक गडरिया था, वो भेड़े चराता था, गडरिया। इसका सही जवाब क्या होगा, गडेरिया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल जी वास्तव में कहाँ घूमने निकले थे भाई। दिल्ली, मुंबई, असम या कश्मीर। अब जो अमरनाथ यात्रा कर रहे थे तो अमरनाथ कहाँ पर है, लेह लद्दाख अभी आपको नक्शे में दिखाया था। तो कहाँ पर है ये, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए निकले थे। तो इसका सही जवाब होगा कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। कुल कितने लोग पहाड़ पर चढ़ रहे थे, 2 लोग, 3 लोग, 4 या 5। तो इसका सही जवाब होगा 5 लोग। 5 कौन कौन, नेहरू जी, एक किशन गडेरिया, एक नेहरू जी का चचेरा भाई, और 2 कुली थे। कुली एक नहीं था, कुली 2 थे। अगर आप पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर कितने लोग थे, 5 लोग। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर आपको सही कथन के सामने
राइट तथा गलत कथन के सामने रोंग का निशान लगाना है भाई। तो राइट रोंग है, तो देखिए हमारा पहला क्या है, जोजिला मातायान की तुलना में अमरनाथ से दूर न था। जोजिला मातायान की तुलना में अमरनाथ से दूर नहीं था, तो ये बिल्कुल रोंग है। जोजिला तो उससे भी दूर था। तो आगे पढ़ते हैं, तो पहला क्या हो जाएगा, रोंग। तो सेकंड में आते हैं, नेहरू जी अपने चचेरे भाई के साथ कश्मीर की सैर करने निकले थे। ये बिल्कुल सही है, हमने क्वेश्चन आंसर में भी देखा था नेहरू जी कहाँ घूमने निकले थे, कश्मीर में। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहले वाला रोंग, दूसरे वाला राइट। तो तीसरे में आते हैं, तिब्बती पठार की हरियाली आंखों को सुकून देने वाली थी। ये बिल्कुल रोंग है, क्योंकि वो जहाँ पर जा रहे थे वहाँ तो हरियाली तो थी ही नहीं, हर तरफ सफ़ेद बर्फ़ की चादर ही उनको दिखाई दे रही थी, है ना। तो ये रोंग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, थर्ड में रोंग। नेक्स्ट आता है, पहाड़ पर चढ़ने के दौरान नेहरू जी को एक कूली ने लौट जाने का सुझाव दिया था। ये बिल्कुल सही बात है। एक कूली ने उन्हें कहा था कि अब शाम हो जाएगी हमें लौटते समय, तो हम अभी यहाँ से ही लौट चलते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो नेक्स्ट आगे आते हैं, जवाहरलाल का अमरनाथ पहुँचने का सपना पूरा हो गया। ये बिल्कुल रोंग है, क्योंकि उन्हें रास्ते से ही लौटना पड़ा था। आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो उसमें क्या था, वो पूरी यात्रा नहीं कर पाते हैं, वो रास्ते से ही लौट आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रोंग। तो आगे बढ़ते हैं, निम्न शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। या कुछ वर्ड हैं आपके सामने, इनमें से छाट कर ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ये कुछ और भी हैं, ये देखिए अभी आ जाएंगे, ये आ गए। तो इनमें से छाट कर आपको भरना है। तो फर्स्ट है हमारा, नेहरू जी डैश जाने के लिए सुबह सवेरे तैयार हो गए थे। भाई कहाँ जाने के लिए तैयार हो गए थे, तो पहले में हमारा आ जाएगा अमरनाथ। वो अमरनाथ की यात्रा करने आए थे ना, तो अमरनाथ जाने के लिए सुबह ही वो तैयार हो गए थे। तो पहले में आ जाएगा अमरनाथ। सेकंड में आते हैं, पहाड़ी रास्तों पर एक एक डैश भरना भी कठिन था। तो इनमें छाटेंगे तो एक एक हिमालय भरना, सामान भरना, रास्ता भरना, ये तो सही नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा एक एक डग भरना भी कठिन था। तो सेकंड में हो जाएगा डग। नेक्स्ट आगे आते हैं, बर्फीला मैदान दूर से जितना डैश दिख रहा था, असलियत में उतना ही उबड़ खाबड़ था। अर्थात बर्फीला मैदान दूर से जितना सपाट दिख रहा था, उतना ही उबड़ खाबड़ था। तो थर्ड में हो जाएगा हमारा स्पाट। स्पाट मतलब बिल्कुल एक जैसा लेवल में। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, फोर्थ में, नेहरू जी के पास पहाड़ी खाइयां पार करने का उचित डैश नहीं था। क्या नहीं था उनके पास, भी उचित सामान, उचित सामान नहीं था। तो फोर्थ में हो जाएगा हमारा सामान। नेक्स्ट फिफ्थ में आते हैं, लेकिन इन डैश रास्तों पर 8 कदम चलना दूभर हो गया। लेकिन इन डैश रास्तों पर, किन रास्तों पर, पहाड़ी रास्तों पर। तो क्या आएगा इसमें, इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना भी दूभर हो गया था, मुश्किल हो रही थी। तो फिफ्थ में हो जाएगा पहाड़ी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डैश की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। कहाँ की दुर्गम पर्वतमाला, हिमालय की। तो सिक्स्थ में हमारा आंसर होगा हिमालय। क्या हो जाएगा, हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। तो ये थे बच्चों हमारे रिक्त स्थान। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखिए, यहाँ पर हमारे कुछ भाषा आधारित प्रश्न हैं। क्या क्वेश्चन है ये देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द पाठ से छांट कर लिखिए। मतलब आपने पाठ को पढ़ा है तो कुछ शब्द हैं, इनके आपको विलोम शब्द देने हैं। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को पूरा देखें, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें विलोम शब्द छांट कर बताने हैं। तो पाठ आपने पढ़ा है तो पाठ के आधार पर ही जवाब देंगे। तो पहला हमारा शब्द है ऊंची। ऊंची का विलोम शब्द क्या बनाएंगे, जैसे ऊंचा, ऊंचा का विलोम क्या होता है, नीचा। ऐसे ही ऊंची का क्या हो जाएगा, नीची। क्या हो जाएगा भाई, नीची। क्या लिखेंगे, नीची। गुड। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकंड। सेकंड हमारा है दुर्गम। दुर्गम, दुर्गम क्या होता है, जहाँ पहुँचना मुश्किल होता है।
अभी आपने पाठ में पढ़ा था ना हिमालय के दुर्गम रास्ते, तो दुर्गम क्या, कठिन या मुश्किल वाला, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सुगम। सुगम जहाँ पर पहुँचना आसान होता, आसानी से जहाँ पहुँचा जा सके तो उसे सुगम बोलते हैं। तो दुर्गम का हो जाएगा सुगम, क्या हो जाएगा, सुगम। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्वीकार। स्वीकार मतलब किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, मान लेना, उसके लिए हामी भर लेना। तो इसका विलोम शब्द अपोजिट क्या होगा, बहिष्कार करना। स्वीकार का बहिष्कार मतलब उसको बहिष्कृत कर देना, मानने से इनकार कर देना कि भाई नहीं ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। या अस्वीकार भी लिख सकते हैं, बहिष्कार या अस्वीकार। तो नेक्स्ट आगे है सुस्ती। सुस्ती शब्द का क्या होगा भाई, चुस्ती। सुस्त होता है ना, जैसे यूं ही पड़ा रहता है, काम निठल्ला सा होता है, उसे लेजी, इंग्लिश में आप लेजी बोलते हैं, सुस्त, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा चुस्ती। सुस्ती का चुस्ती, जैसे सुस्त का चुस्त होता है ना, मतलब लेजी का अलर्ट बोलते हैं, तो सुस्ती का चुस्ती। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उत्साह। उत्साह का विलोम शब्द क्या होगा, निरुत्साह। उत्साह का क्या होगा, निरुत्साह। तो नेक्स्ट है हमारा पसंद। पसंद का विलोम शब्द क्या होगा, नापसंद। मतलब पसंद कोई चीज़ जो पसंद आ जाए, नापसंद जो पसंद ना आए, तो वो क्या हो जाएगा, नापसंद। तो नेक्स्ट चढ़ाई। चढ़ाई का हो जाएगा उतराई। जैसे उतार चढ़ाव होता है ना, उतारना चढ़ाना, तो चढ़ाई उतराई, बस क्या लिखेंगे, उतराई, आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट है कालीमा। कालीमा। कालीमा क्या होता है, जब चारों तरफ अंधकार सा छा जाता है, कालीमा बोलते हैं ना। तो इसका अपोजिट विलोम शब्द क्या लिखेंगे, रोशनी। क्या लिखेंगे, रोशनी। तो नेक्स्ट है हमारा उभरी। उभरी का विलोम शब्द क्या होगा भाई, उभरी मतलब जैसे कोई चीज़ ऊपर उठी हुई होती है, उसे उभरी बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा सपाट। जैसे उबड़ खाबड़ बोल रहे थे ना पाठ में, वो उभरी हुई, जैसे चट्टानें ऊपर नीचे मतलब उभरी हुई थी, तो ऐसे इसका सपाट। क्या लिखेंगे विलोम शब्द इसका, सपाट। तो अच्छा है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये देखिए, नेक्स्ट हमारे कुछ ऐसे ही व्याकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पर करने हैं। तो देखिए क्या है, संज्ञा शब्दों पर गोले लगाओ। संज्ञा शब्दों पर गोले लगाओ। अगर बच्चों आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल का क्या नाम है, माई एक्सीलेंस, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा वीडियो देखकर, कि देखिए मैंने पहले ही बताया था कि कितनी आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि आप एक वीडियो देखकर ही सभी क्वेश्चन आंसर को आसानी से याद कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा शब्दों पर गोले लगाओ, मतलब इसमें एक वाक्य दिया हुआ है, इसमें संज्ञा शब्द छांटने हैं। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला सामने थी, तो यहाँ पर संज्ञा शब्द, संज्ञा क्या होता है ये आपको पता है, कोई भी नाम, चाहे किसी वस्तु का, स्थान का, मतलब किसी भी कोई भी चीज़ अगर उसका नाम है तो वो क्या कहलाती है, संज्ञा। मतलब आप देखिए इस यूनिवर्स में, इस पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी अगर किसी भी चीज़ को आप जानते हैं तो ज़रूर उस चीज़ का कोई ना कोई नाम होगा। अब वो नाम है तो वो क्या बन जाता है, संज्ञा बन जाता है। तो यहाँ पर नाम क्या है, एक तो हिमालय पर्वत का नाम है हिमालय, हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला सामने थी, तो पर्वतमाला भी ले सकते हैं, हिमालय और पर्वतमाला ये दोनों संज्ञा शब्द हो जाएंगे। तो नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम को प्रयोग कर वाक्य दोबारा लिखो भाई। तो क्या है, रेखांकित जो अंडरलाइन कर रखा है वहाँ पर हमें सर्वनाम का प्रयोग करना। अब सर्वनाम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो शब्द अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें हमें सर्वनाम कहते हैं, या इंग्लिश में आप प्रोनाउन पढ़ते हैं। प्रोनाउंस आर दोज वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो कि नाउन की जगह अर्थात संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हमें सर्वनाम पढ़ते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तो अब देखिए, जवाहरलाल ने जवाहरलाल के भाई का हाथ पकड़ लिया। अब देखो बच्चों, कोई भी भाषा होती है उस भाषा को सुंदर बनाने के लिए हम बार बार एक ही चीज़ का प्रयोग नहीं करते हैं।
तो यहाँ देखो 2 बार जवाहरलाल जवाहरलाल लिख दिया, सेंटेंस तो ठीक है, लेकिन इस भाषा को सुंदर बनाने के लिए, भाषा को आसान बनाने के लिए हम कुछ अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनमें विशेषण होते हैं, सर्वनाम होते हैं या कोई और दूसरे शब्द होते हैं। तो हमें यहाँ पर जवाहरलाल, जवाहरलाल क्या एक संज्ञा शब्द है, तो इसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके दोबारा वाक्य क्या बनाएंगे, जवाहरलाल ने उसके भाई का हाथ पकड़ लिया या अपने भाई का, जवाहरलाल ने जवाहरलाल के भाई का हाथ पकड़ा तो जवाहरलाल ने अपने भाई का, आप यहाँ पे क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया, तो अपने भाई का हाथ पकड़ लिया या उसके भाई, जवाहरलाल ने उसके भाई का हाथ पकड़ लिया, ऐसे भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिए, पथरीली चट्टानें और सफ़ेद बर्फ में रेखांकित शब्द क्या हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो 2 अंडरलाइन शब्द हैं वो बताने क्या हैं। अब ध्यान से देखिए, चट्टानें, चट्टानें क्या है, एक संज्ञा शब्द है, इधर बर्फ भी क्या है, संज्ञा शब्द है। अब जो शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता को बताते हैं, उनकी खूबी अर्थात अच्छाई या बुराई को बताते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण। इंग्लिश में आप एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो संज्ञा शब्दों की, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, ठीक है ना, क्या बताते हैं, विशेषता। तो यहाँ पर देखो, पथरीली चट्टानें, चट्टानों की विशेषता बताई कि कैसी चट्टानें हैं, पथरीली हैं। ऐसे ही यहाँ पर बर्फ क्या है, सफ़ेद, सफ़ेद बर्फ। तो ये सफ़ेद और पथरीली दोनों क्या है, यहाँ पर विशेषण शब्द हैं। क्या बोलेंगे, विशेषण शब्द हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो जो ऊपर बढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या, मतलब जो अंडरलाइन किए गए हैं वो क्या है। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर दोनों का बार बार प्रयोग हुआ है। तो जैसे कोई कोई, ज्यों ज्यों, त्यों त्यों, मतलब बार बार उन्हीं शब्दों का एक या दो बार प्रयोग होता है, तो उन्हें हम पुनरुक्ति शब्द या द्विरुक्ति शब्द बोलते हैं। पुनरुक्ति मतलब बार बार प्रयोग होना, द्विरुक्ति मतलब 2 बार प्रयोग होना। तो इनको पुनरुक्ति या द्विरुक्ति, पुनरुक्ति का ही एक उदाहरण बता सकते हैं। तो ये दोनों पुनरुक्ति शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ज्वार चढ़ते ही गए, ज्वार तो ये देखिए, ज्वार चढ़ते ही गए, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद बताओ। मतलब इसमें जो क्रिया शब्द है, क्रिया मतलब जो काम के होने के बारे में जो बताते हैं उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। तो ये देखिए, ज्वार चढ़ते ही गए, तो यहाँ पर चढ़ना, चढ़ना क्या है, क्रिया है, काम करना, मतलब कोई भी काम करते हैं वो क्रिया होती है। क्या होती है, वो क्रिया होती है। तो ज्वार चढ़ते ही गए, तो यहाँ पर चढ़ना क्या हो गई, क्रिया हो गई भाई। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे क्वेश्चन है, देखो यहाँ भी भाषा से संबंधित क्वेश्चन है, वचन बदलो। हमें वचन बदलने हैं, ये भी बड़ा आसान है। तो ये देखो आप, वचन बदलो, हथेली, हथेली, हथेली का वचन बदलेंगे क्या होगा, हथेलियाँ। क्या हो जाएगा, हथेलियाँ। जो ल में यहाँ बड़ी की मात्रा हथेली में, तो हथेलियाँ में ये छोटी की मात्रा आगे से आ जाएगी, हथेलियाँ। ऐसे ही पहाड़ी, पहाड़ी का वचन बदलेंगे, बहुवचन में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहाड़ी, एक पहाड़ी। इसका ज़्यादा बनाएंगे तो पहाड़ियाँ, इसमें भी ई की मात्रा अड़ से पहले आ जाएगी, छोटी ई की बन जाएगी पहाड़ियाँ में। ऐसे ही चट्टान, चट्टान का क्या होगा, चट्टाने। क्या होगा, चट्टाने। नेक्स्ट हमारा चुनौती, चुनौती का क्या हो जाएगा, चुनौतियाँ। इसमें त में बड़ी की मात्रा है तो उसमें भी क्या हो जाएगा, छोटी की मात्रा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, छोटी की मात्रा, चुनौतियाँ। ऐसे ही हड्डी में भी क्या हो जाएगा, हड्डियाँ। क्या हो जाएगा, हड्डियाँ। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही आपने तो इस वीडियो को देख लिया, अब आप अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा और इस वीडियो का लुत्फ उठाइएगा। तो ऐसी ही मज़ेदार एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए बच्चों आप सब्सक्राइब करें माई एक्सीलेंस।
तो धन्यवाद बच्चों। और इससे जुड़ी कोई भी और इससे पहले वाली जो वीडियोज़ हैं मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो वो भी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से देख सकते हैं। तो सभी को धन्यवाद।